हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करेंगे विज्ञान का तीसरा लेसन होगा हमारा परमाणु एवं अणु। कौन सा लेसन होगा बेटा? परमाणु एवं अणु। ये लेसन कौन सा है? तीसरा। 2 लेसन हमने ख़त्म कर लिए हैं। जिसने भी 2 लेसन पूरा नहीं किए वो जल्दी से पूरा करके दिखा दे। आज हमारा लेसन 3 शुरू हो रहा है, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। और एवं क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। और अणु को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। एक चीज़ याद रखना, ये वाला लेसन जो पढ़ रहे हो 11 में मिलेगा। ये 10 में नहीं मिलेगा, पर यूज़ तो है ही इसका। ये चीज़ें आपको फिर 11 में मिलेंगी पढ़ने को। अब 9वीं में जो पढ़ोगे ज़्यादातर 11 में मिलेगा, 10वीं में जो पढ़ोगे ज़्यादातर 12 में मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है इसमें? हमें पढ़ने हैं रासायनिक संयोग के नियम। अब 11 में रसायन विज्ञान में मिलेगा सब फर्स्ट लेसन में। ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम 5 हैं, ये पाँचों के नाम हैं। ऐसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण नियम, फिर दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुरुत्व अनुपात का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम, फिर है गैल्यूसेक का गैसीय आयतन का नियम है। और इनसे फिर इनका अध्ययन उच्च कक्षाओं में कराया जाएगा। देखो लिखा है इनके बारे में 11 में पढ़ेंगे। अभी हम 9 में क्या पढ़ेंगे? ये दोनों पढ़ेंगे। समझ गए? अब जब 11 में जाएंगे तो हम 11 में जाएंगे तो बेटा ये सब 5 के पाँचों पढ़ने के मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो इसने लिख दिया है, ये तीसरे लास्ट के ये वाले तीसरे जो नियम हैं ये सब किस में मिलेंगे? 11 में मिलेंगे। 11 में तो पाँचों मिलेंगे, लेकिन अभी जो पढ़ना है हमें 9th में सिर्फ ये दोनों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ये दोनों पढ़ने हैं। ठीक बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। डाल्टन परमाणु सिद्धांत भी पढ़ना है, परमाणु के बारे में पढ़ना है, अणु के बारे में पढ़ना है। ये एक तरह का सारांश है। ये क्या बेटा? सारांश है। जो ये है ना, ये पूरा क्या है? ये सारांश है। ये क्या है? ये सारांश है टोटल। ठीक है, क्या क्या हमें लेसन में पढ़ना है। समझ गया? समझ गए? चलो हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं फिर। अब हेडिंग डालेंगे आप, रासायनिक संयोजन के नियम। क्या हेडिंग डालेंगे? रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन मतलब क्या हुआ? कोई जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो किस नियमों पे आधारित होती है, किस नियम पे आधार पे वो होती है। बस वैसे के लिए कुछ नियम हैं जिन्हें का अध्ययन हम करेंगे। जैसे किन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को ही रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। अब रासायनिक संयोजन के नियम इतने सारे हैं, है ना? मैंने अभी बताए सारों के नाम। ये 2 पढ़ने हमें, ये 3, बाकी ये तीनों, और टोटल मिला के 11 में पढ़ेंगे। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला क्या है बेटा जी? द्रव्यमान संरक्षण के नियम। अब इसमें इसी तरह पॉइंट बना बना के लिख लेंगे। पहला पॉइंट क्या है इस नियम के अनुसार? द्रव्य का उदय या विनाश संभव नहीं। मतलब उदय मतलब पैदा करना, निर्माण करना। मतलब किसी भी द्रव्यमान का द्रव्य क्या? द्रव्य कोई पदार्थ, कोई भी पदार्थ। द्रव्य क्या है? कोई भी पदार्थ। किसी भी पदार्थ का उदय या निर्माण या विनाश संभव नहीं है। उदय, निर्माण या विनाश संभव। तो अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चे? कोई भी द्रव का हम, जो भी द्रव हो, जो किसी भी पदार्थ का हम ना तो द्रव उत्पन्न कर सकते हैं, किसी किसी पदार्थ को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। सर हम विनाश तो कर सकते हैं, जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं ना। जैसे इतनी बड़ी सी हमने लकड़ी ले ली, इतनी बड़ी सी हमें लकड़ी ले ली, अब इसे हम जला देंगे, इतनी सी राख मिलेगी। अब देखो सर, इतना ज़्यादा पदार्थ था, इतना इतना सा पदार्थ बचा, ये तो हमने नाश कर दिया। तो बेटा सुनो, ये नियम काफ़ी पहले के हैं, ये नियम काफ़ी पहले। यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ एक तरह का रासायनिक परिवर्तन ही है। जैसे लकड़ी को जला के हमने राख बना दिया, तो एक तरह का रासायनिक परिवर्तन ही है। अब ये रासायनिक परिवर्तन में बहुत सारी ऊर्जा निकली, बहुत सारी ऊष्मा निकली। ये भी तो द्रव्यमान ही था। ये किससे निकली? ये पदार्थ से ही तो निकली है, द्रव्य से ही तो निकली है। जो जो द्रव्य था वो बहुत सारा ऊष्मा के रूप में निकल गया, बहुत सारा ऊर्जा के रूप में निकल गया, बहुत सारा प्रकाश के रूप में निकल गया, है ना? ये सब ऊर्जा के रूप ही तो हैं, इनके रूप में निकल चुका है। जो राख बचा है वो बचा कुचा रॉ मटेरियल, हमारा जो वेस्ट मटेरियल हुआ एक तरह का, वो बचा है, जो बदल नहीं पाया है। समझे?
तो द्रव्य भी क्या है, जो द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, वो भी ऊर्जा का ही रूप है। मतलब एक दूसरे में बदला करते हैं, द्रव्य से पदार्थ बन जाता है और द्रव्य जो होता है ऊर्जा में द्रव्य भी बदल जाता है। समझ गए? ठीक है। अब यहाँ पे जो नियम है ये रासायनिक अभिक्रिया के लिए है। जैसे मान लो हमने 1 ग्राम H2 लिया, 1 ग्राम O2 लिया, तो जो H2O बनेगा वो 2 ग्राम H2O बनेगा। कितने ग्राम बनेगा? 2 ग्राम H2O बनेगा। समझ गए? ये चीज़ है कि जितना मिलाएंगे उतना ही बनेगा इधर। समझिए, ये चीज़ बताता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और बहुत सारी अभिक्रिया में द्रव्य कम भी पड़ जाता है, तो उसका कारण यही होता है कि ऊष्मा के रूप में बहुत सारा द्रव्यमान निकल जाता है। ठीक है, चलो वो अलग बात है। चलो, अभी आप छोटी क्लास में तो उतनी चीज़ें वहाँ के लेवल की अभी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपके सिलेबस में। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम सब। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस नियम का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है? जैसे ये पॉइंट है, इसमें समझेंगे ये चीज़। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमानों के जोड़ के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेंगे, जैसे इसमें A+B है, तो ये अभिक्रिया में पदार्थ भाग ले रहे हैं, AB जो बन रहा है ये उत्पाद है। ये क्या है? उत्पाद है। जो पदार्थ भाग ले रहे हैं ये क्या है? ये क्या है? अभिकारक है। ठीक है, मतलब जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उनका जोड़, जैसे 1 ग्राम ये है, 1 ग्राम ये है, तो 2 ग्राम भाग ले रहा है, तो जो उत्पाद बनेगा ये भी 2 ग्राम होगा। 2 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। समझे? यही चीज़ बोल रहा है, ये नियम यही बोलता है। मतलब जितना पदार्थ भाग लेता है अभिक्रिया में उतना ही उत्पाद के रूप में बनता है। मतलब द्रव्य जो है, द्रव्य कोई भी पदार्थ कम या ज़्यादा नहीं हो जाता, जितना भाग लेगा उतना बनेगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखो। अब यहाँ पे इसी पर बना दिए हैं, देखो उदाहरण बना दिए अच्छा सा। देखो तब यहाँ पे जैसे एम जो ले लिए हमने, मान लिया एम, ए जो है एम है, बी जो है ये भी एम है, तब ए बी क्या बनेगा? एम ए बी बनेगा। ठीक है, समझ गए? बी का द्रव्यमान, ए का द्रव्यमान, बी का द्रव्यमान, ए बी का द्रव्यमान क्या होंगे? ये दोनों का द्रव्यमान का जोड़ ए बी के द्रव्यमान के बराबर होगा। मान लो यहाँ पे हमने ले लिया, उदाहरण के तौर पे हमने ले लिया H2O2, H2O बन रहा, बैलेंस किए हम, यहाँ पे 2 लगाए, यहाँ पे 2 लगाए। 2 क्यों लगाए? क्योंकि जितना हाइड्रोजन इधर होगा उतना हाइड्रोजन इधर होना चाहिए। 2 हाइड्रोजन इधर था, 2 हाइड्रोजन, देखो H2 था प्लस O2 था, क्या बन रहा था? H2O। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, चलो सही है। ओ ऑक्सीजन देखो, O एक है, एक ही है। यहाँ पे देखो 2 है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 करने। अब यहाँ कुछ बच्चे होते हैं H2O लिखा है जैसे, तो यहाँ पे 2 लगाते हैं, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगाते हैं। ये तरीका गलत है, यहाँ पे आगे लगाई जाती कोई संख्या। ठीक है, H2O के आगे लगाई जाती है, पीछे नहीं लगाई जाती। समझ गए? तो इसीलिए बैलेंस करने के लिए इधर इधर जब 2 लगाएं तो ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया था? दुगना हो गया, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ा हाइड्रोजन के आगे। समझ गए? अब मान लो एक हाइड्रोजन कितने ग्राम का? 2 ग्राम का, तो 2 हाइड्रोजन 4 ग्राम के। एक ऑक्सीजन 16 ग्राम का, तो 2 यहाँ पे O2 है ना, O2 है ना, 2 ऑक्सीजन, तो कितने ग्राम? 32 ग्राम है। ये 16 कहाँ से आया सर? ये कैसे जाना कि H2 जो है 2 ही ग्राम है, जो O2 है वो 16 ही ग्राम है? सर बेटा जी हम आपको बता दें, जो तत्व होते हैं, तत्वों के जो परमाणु क्रमांक होते हैं, उनके परमाणु भार होते हैं, वहाँ से आई है ये चीज़। कोई भी तत्व, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ये आवर्त सारणी में पहले स्थान पे आता है। इसका जो इसका जो परमाणु भार होता है वो भी 1 पॉइंट समथिंग होता है। तो एक H का 1 परमाणु भार हो गया, और 2 का कितना हो जाएगा? 2 से गुणा कर देंगे, 2 आ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, इसका परमाणु भार 16 होता है। इसका परमाणु भार, ये 8 नंबर पे आता है, इसका परमाणु भार बेटा 16 होता है। तो O2 का निकालने के लिए 16 में 2 से गुणा कर देंगे तो 32 आ जाएगा, यानी कि 32 है O2 का परमाणु भार। समझ गए? आशा करते समझ आ गया होगा। समझे बेटा? तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, एक से कम 20 या 30 तक तत्वों के परमाणु भार और परमाणु क्रमांक रट डालिए बेटा, ये काम देंगे आपको, हमेशा काम देंगे। इनफैक्ट अभी आप 9th में, तो इतने रट लीजिए, इतने में आपका 9वीं 10वीं का काम लगभग हो जाएगा। और आगे जब 11वीं 12वीं में जाएंगे तब तो आपको बहुत सारे याद होने चाहिए। ठीक है, बच्चे तो पूरी आवर्त सारणी रट लेते हैं, जितने तत्व हैं टोटल हमारी आवर्त सारणी जो है उसमें 118 तत्व हैं, 118 के 18 रटे रहते हैं बच्चे। समझे बेटा? तो अब देखो यहाँ पे,
अब ये 4 ग्राम, ये 32 ग्राम, कितना हो गया टोटल? 36 ग्राम। 36 ग्राम पदार्थ मिलाया गया मतलब। तो क्या H2O 36 ग्राम बन रहा है? बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। H2 मतलब 2, ये देखो, O का 16 लिख दिए, H2 का 2 लिख दिए, ये 2 से गुणा है, 2 से गुणा है तो 2 से गुणा कर दिए, ये भी 36 ग्राम। मतलब जितना भाग ले रहा है उतना ही बन रहा है। अब इसके लिए एक उदाहरण और भी है, देखो, इसके लिए एक उदाहरण और दे दिए, देखो, ये भी समझ लेते हैं, चलो। एक अपक्रिया है, एक क्या है, कोई अपक्रिया है बेटा जी। एक अपक्रिया है, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6 ग्राम इथनोइक अम्ल अभिकृत होते हैं, मतलब अपक्रिया करते हैं। ठीक है। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम इथेनोएट एवं इतने जल के उत्पाद 0.9 ग्राम जल के उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया द्वारा दिखाइए कि द्रव्यमान आरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट इथेनोइक अम्ल मिलता है तो सोडियम इथेनोएट और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। अब कितना कितना ग्राम बनता है? अब जैसे उत्तर में देख लिए तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, पदार्थ है, और जो बन रहा है वो सभी क्या है, उत्पाद है। ठीक है। अब इनके जो द्रव्यमान है, इनका जो पदार्थ की मात्रा हो, उत्पाद की जो मात्रा है, सबको जोड़ लेंगे हम। सबको जोड़ लेंगे तो ये इतने इतने ग्राम थे और ये सब इतने इतने ग्राम जोड़ लिए, तो जितना आया वो इधर वाला पक्ष इतना आया और इधर वाला पक्ष भी जोड़ने पर इतना आया, यानी कि RHS LHS जो दायां पक्ष था, ये वाला RHS दायां पक्ष है, ये LHS बायां पक्ष, ये दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि जितना विकारक भाग ले रहा है उतना ही उत्पाद बन रहा है, जितना पदार्थ अपक्रिया में भाग ले रहा है उतना ही उत्पाद के रूप में बन रहा है। अतः हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, सत्य है, सही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ लिख दी गई। समझ गए बेटा? अभी इस नियम को भी देख लेते हैं हम, इस नियम को भी देख लेते हैं हम, फिर अगला पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणुवाद। स्थिर अनुपात का नियम क्या है बेटा, सुनो देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक, कोई भी शुद्ध रासायनिक यौगिक है, सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है। सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है। इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात जो होगा हमेशा क्या होगा, समान होगा। अब उदाहरण द्वारा ज़्यादा ये समझ आएगा। जैसे हमने H2O ले लिया, तो H2O ऐसा थोड़ी ना है कि ये किसी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, तो किसी और तत्व से तो बनेगा नहीं H2O। ठीक है, ये जल का अणु है, तो किसी और, ये नहीं कि आप कार्बन से H2O का अणु बना देंगे, कार्बन से नहीं बन जाएगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनेगा। और इनके बीच जो अनुपात होगा वो हमेशा निश्चित होगा। वो कैसे अनुपात निश्चित होगा, ये उदाहरण द्वारा हम देख लेते हैं, सॉरी बेटा। तो उदाहरण द्वारा हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। उदाहरण द्वारा देखने के लिए देखो क्या करते हैं। अब यहाँ पे जैसे H2O होता है टोटल कितना, 18 ग्राम। कितने ग्राम होता है, 18 ग्राम। तो यहाँ पे 16 ऑक्सीजन के ग्राम होते हैं और प्लस 2 ग्राम हाइड्रोजन होती है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन पहले होता है इसलिए 2 ग्राम, और यहाँ पे ऑक्सीजन बाद में इसलिए 16 ग्राम। इसके बीच अनुपात नहीं आए तो 2:16 आएगा। इसे हम और सरल लिखे तो 2 1 2 1 आ जाएगा और 2 8 16 आएगा। तो 2 8 आएगा ना, 8 आएगा बेटा, 8 होगा। तो 1:8 होता है। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आता है, 1:8 होता है। जो सरल अनुपात हो इनका यही हमेशा रहेगा। वो चाहे आप जितने भी ग्राम ले लीजिए, जल के चाहे जितने अणु ले लीजिए, उनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा वो हमेशा सरल अनुपात 1:8 के रूप में ही होगा। समझ गए आप बेटा? जल चाहे जहाँ का हो, चाहे जिस देश का हो, धरती के चाहे जिस कोने का हो, हमेशा वो H2O से ही बनेगा। उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो अनुपात होगा वो 1:8 ही होगा। यही हमारा नियम कहता है। समझ गए? यहाँ पे भी देखो 36 ग्राम H2O लिए तो इतना ही अनुपात आता है। कैसे आता है आप समझ लीजिए। यहाँ पे 9 ग्राम H2O लिए तो भी इतना ही अनुपात आता है, समझ लीजिए आप। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। यदि हम हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:8 के द्रव्यमान अनुपातानुसार अभिकृत होकर जल का संचय करते हैं, यदि यहाँ 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली गई है तथा ऑक्सीजन कितना द्रव्यमान इस हाइड्रोजन गैस से अभिकृत को जल को संचय करेगा। मतलब कि हमें हाइड्रोजन का अनुपात दे दिया है। टोटल अनुपात किस अनुपात में लेते हैं, 1:8 के रूप में लेते हैं। हाइड्रोजन 3 ग्राम ली गई, तो बताइए कि मतलब जल कितना अनुपात में लेना पड़ेगा, जल कितने ग्राम लगेगी। चलिए देख लेते हैं।
चलो देख लेते हैं बेटा। देखने लिए क्या करेंगे, अब उत्तर हमने लिखा है, उत्तर हमने क्या करता है लिख लिया है। जो एम है, जो एम ये है, अब ये देखो एम यहाँ पे 4 लिखा है, 4 से हमारा कोई देना लेना नहीं है, 4 से हमें क्या, एच लिख लो, ये एच का है और ये ओ का है, ठीक, ऑक्सीजन का है। ये कितना अनुपात है इनके बीच, इनका जो एच हाइड्रोजन का द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, ठीक है, ये 3 ग्राम है दिया है, इसका ज्ञात करना है, एम ओ ज्ञात करना है। एम का मतलब एम मतलब द्रव्यमान मास बोलते हैं, ओ मतलब ऑक्सीजन, ये कितने में है 8, ये अनुपात दिया हुआ है। एम एच दिया, यहाँ पे एच ही होगा, अच्छा बेटा यहाँ पे एच होगा, तो एम एच का मान दिया हुआ है, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान दे रखा है ना 3 ग्राम, दे रखा कि नहीं दे रखा, बस रख दिए, एम ओ निकाल लिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, एम ओ बराबर 24 ग्राम आ जाएगा, यानी कि एम ओ जो ऑक्सीजन लगेगी 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितनी ग्राम निकल लगेगी ऑक्सीजन, 24 ग्राम। अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन में 24 ग्राम ऑक्सीजन डालेंगे तभी आपका जल तैयार होगा। समझ गए बेटा जी। चलो, तो आप आशा करते समझ आ गया होगा। हमारी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे। मेरा नाम था ज्ञानेंद्र, मैं पढ़ा रहा था आपको साइंस। साइंस में हमने तीसरा लेसन आज जाना और समझा। इसके आगे बेटा हम कल जानेंगे बहुत जल्द। मैं वीडियो लगातार इसलिए नहीं बनाता क्योंकि अभी बच्चे ज़्यादा देखने वाले हैं नहीं। मैं लगातार वीडियो देने लगूंगा तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, समझे बच्चा। तो इतनी जल्दी अभी पूरा करने का कोई मतलब है नहीं बेटा, इसलिए हम आराम आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ जानेंगे समझेंगे और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो फिर ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, फिर आगे फिर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर कल पढ़ेंगे, इन वीडियो को शेयर करेंगे, अच्छा बेटा। जो आपके ग्रुप में अगर कोई आपके दोस्त हैं, सहेली हैं, उनको फ़ोन मिलाएं, आप बताएं हमारे चैनल को। हमारा चैनल कौन सा है, माइंड ब्लोइंग क्लासेज यूट्यूब पे चैनल है। नहीं तो आप यूट्यूब पे सिर्फ इतना सर्च कर लेंगे, साइंस बाई ज्ञानेंद्र यादव, साइंस बाई ज्ञानेंद्र यादव, ठीक है। तो आपको वीडियो हमारी मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, चैप्टर वाइज हमने प्लेलिस्ट बनाया। पहले चैप्टर पहले लेसन की जो वीडियो हैं वो अलग हुआ पड़ी हैं, दूसरे लेसन की अलग वीडियो पड़ी हैं। आप शुरू से हमारे एक एक चैप्टर भी देख सकते हैं। 9वीं से 12वीं तक की हर दी जाती हैं वीडियो, ठीक है बेटा। तो कोई भी हो तो वो पढ़ सकता है, आप उसे बताइए, ठीक है, वो भी पढ़े लिखे, अपना नोट बनाए, रिविज़न करें, ठीक है। चलेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है बेटा। थैंक यू।